सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर अजगेबीनाथ धाम कर दिया गया है। तो आंसर होगा इसका बिहार। बिहार के भागलपुर जिले में जो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन है अभी उसी का नाम बदलकर हिंदू तीर्थ स्थल है अजगेबीनाथ धाम, उसके नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। अजगेबीनाथ मंदिर की अगर बात करें तो ये भगवान शिव जी को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो बिहार के सुल्तानगंज में स्थित है। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, मतलब ऐसा नाम बदला क्यों गया? तो बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया है। अब इसी तरह से कुछ और रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए थे, वो मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो एक तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ही नाम बदला गया था, अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया। मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम सीडी देशमुख जी के नाम पे किया गया था, जो कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं, याद रखना। भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो किया गया था। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस किया। कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पे किया गया था। और यहाँ का जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना है लंबाई? 1507 मीटर। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा कर दिया गया। मध्य प्रदेश में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम रानी कमलापति के नाम पे किया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन हो गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन बनारस जंक्शन हो गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन हो गया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन हो गया। और उत्तर प्रदेश में ही झांसी रेलवे स्टेशन रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया। और उसके अलावा और भी आपको बताऊं मैं तो उत्तर प्रदेश में ही काकोरी कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। अभी सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे कर दिया कर्नाटक ने। और इसी तरह से अयोध्या एयरपोर्ट को अब महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है उसका नाम गणतंत्र मंडप कर दिया और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जानते हैं। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे कर दिया। पोर्ट ब्लेयर ये किसकी कैपिटल? अंडमान निकोबार की, इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे कर दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट ये हमने ऊपर देख ही लिया, महर्षि वाल्मीकि। राजपथ को कर्तव्य पथ कहते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया। और अभी लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। तो ये कुछ नाम बदले गए, वो मैंने आपको रिवाइज करवाए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीकरण से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए अभी सुगम एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसमें रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा, वरना आपने कई बार सुना होगा कि एक ही मकान या एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया जाता है या ऐसी जमीन की रजिस्ट्री तक कर दी जाती है जो वास्तव में होती नहीं है। तो इन सब धोखाधड़ी को, इन सब फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए ही अभी छत्तीसगढ़ में ये सुगम एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर होती है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है और गवर्नर है रमन डेका। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से देखेंगे तो युवा मितान परिवहन योजना यहाँ पे शुरू होती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू होती है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। छत्तीसगढ़ के अभी धमतरी जिले के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला था। 2023 में जो पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था वो विनोद कुमार को मिला था और ये छत्तीसगढ़ से थे। वैसे ये अवार्ड पाने वाले वे भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बने थे। यहीं पे छेरछेरा महोत्सव शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना यहीं की है। इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, टाइगर रिजर्व से मुझे याद आ रहा है, अभी इससे पहले वाला प्रश्न में बिहार की हमने चर्चा की थी ना, तो आप मुझे बताओ कि अभी बिहार में एक नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है। जो अभी तक यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब वो टाइगर रिजर्व जल्द ही बन जाएगा। सेंटर की तरफ से तो मंजूरी मिल गई है और जल्दी हो जाएगा। क्या नाम क्या है उसका, ये नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसका उत्तर जरूर देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि। बाकी आगे बढ़े तो लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ये आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिलेगा।
पंडवानी नृत्य है यहाँ का और उसकी पहली महिला कलाकार है तीजन बाई। हरेली उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, जबकि हरेला जो त्योहार है वो उत्तराखंड का है और हरेली छत्तीसगढ़ का हो गया। गेवरा कोयला खदान ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। न्यूज में क्यों थी? worldatlas.com के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया था इसे, और पहली ब्लैक थंडर खदान है जो कि अमेरिका की है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न है, वो भी देख लो कि अभी देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ ने। विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर यहाँ पे लगाया गया छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में। जल जागर महोत्सव मनाया गया यहाँ पे, और अभी 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता ये शुरू हुई थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसमें टॉप पे छत्तीसगढ़ ही था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो आंसर होगा इसका पंजाब में। तो ब्रिक नाबी ये भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है जो कि अभी पंजाब के मोहाली में स्थापित हुआ है, और इसका उद्घाटन हमारे जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। देखो यहाँ पे नाबी का मतलब हो गया नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बदलना, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलों को बढ़ावा देना, उनकी पैदावार को बढ़ाना, उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा देना, खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो ये इसका उद्देश्य रहेगा। अच्छा, ये भारत का पहला है। इसी तरह से फर्स्ट इन न्यूज़ बहुत सारी न्यूज़ रही थी, वो मैं आपको कुछ एक रिवाइज करवाऊं। जैसे कि देश का पहला दिव्यांग पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन ये महाराष्ट्र के कोयना में शुरू किया गया था। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बना। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव ये सिकंदराबाद तेलंगाना में मनाया गया था, जिसका उद्घाटन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया था केरल के कन्नूर में। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला जिसका नाम है लाल टिप्पारा गौशाला का उद्घाटन किया अभी मोदी जी ने ग्वालियर में। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट ये बनेगा पुणे में। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? शंख एयरलाइन। पी वेणुगोपाल कौन है? भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति निधन हो गया, अभी न्यूज में है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? UAE में। और भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? स्पेस फील्ड ने, बंगलुरु का स्टार्टअप है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां पे किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना था मैक्सिको। तो इस तरह से ये 14 प्रश्न मैंने आपको फर्स्ट इन न्यूज से संबंधित रिवाइज करवाए, ध्यान में रखना। इसी साल के हैं ये सारे प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, बुक वाला प्रश्न है कि स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा रामचंद्र गुहा ने। तो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा, और अभी इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। और तो नाम से समझ में आ रहा है पर्यावरण आंदोलन के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें बताई गई है। बुक का नाम याद रखेंगे और लेखक रामचंद्र गुहा हैं, ये नाम याद रखेंगे। चलो 2024 की ही कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं। जैसे कि परिमल नाथवानी ने अभी लिखी है कॉल ऑफ द गिर। सुदीप्ता सेन गुप्ता ने ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नाम से बुक लिखी। R बाला सुब्रमण्यम पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। पीयूष पांडे ने मनोज बाजपेयी के ऊपर बुक लिखी है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। टिम वॉकर ने द प्रिजनर ऑफ भोपाल जो ट्रेजेडी थी उसके ऊपर बुक लिखी इन्होंने। R अश्विन क्रिकेटर है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अल्पना किल्लावाला अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल नाम से बुक लिखी। बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है सोर्स कोड। शेन वॉन की आई थी अभी द विनर्स माइंडसेट नाम से बुक। PS श्रीधरन पिल्ले जो कि गोवा के गवर्नर है, इन्होंने लिखा है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। और
डी सुब्बा राव ने जस्ट अ मर्सिनरी नाम से बुक लिखी है। तो ये ध्यान रखना, 2024 की ही ये बुक्स हैं। और जब भी बुक्स वाला प्रश्न आता है मैं 10-10 बुक्स करके आपको अलग अलग सेट में रिवाइज करवाता हूँ, और जब ये पूरी हो जाती है तो उन्हीं को रिपीट करता रहता हूँ अपडेट कर करके। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रेक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगा, बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से सुनना। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा में मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ये शीट लगा करके जो सब रिटन फॉर्मेट में है, ये आपको मैं पीडीएफ में भी देता हूँ। पीडीएफ बिल्कुल फ्री होता है इसका। और कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ आपको क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, पीडीएफ क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलता है। और मैंने आपको बताया है सबसे पहले आपको पीडीएफ अपने ही चैनल पे मिलता है। वीडियो अपलोड होने के 15 से 20 मिनट के अंदर पीडीएफ और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज मैं आपको टेस्ट बना करके दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाकर के कर सकते हैं, क्रेक एग्जाम डालिए, या फिर डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहां चले जाओगे और क्विज और पीडीएफ आप वहां से लगा सकते हैं। बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जैसे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आते या कोई भी मुझे अपडेट जानकारी देनी है, उसके नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो तुरंत वहां पे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलेंगे। उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बाकी ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है बीडी मिश्रा, उन्होंने द्रास के गोशान में नवनिर्मित जो पोलो स्टेडियम है वहीं पे ये एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट को शुरू किया। और गोशान द्रास में ये लद्दाख का आप कह सकते हो पहला पोलो स्टेडियम भी है। इसी का भी अभी उद्घाटन किया गया और इसी में ही ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं, पोलो खेल ये घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, देखा होगा आपने। इसमें पोलो खेल में क्या होता है, हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। और आपने एक क्वेश्चन तो कई बार सुना होगा कि दिल्ली सल्तनत के जो पहले शासक थे उनका जो मृत्यु है वो इसी खेल के कारण हुआ था। पोलो खेल रहे थे, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पोलो खेल ये हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, जो हर किसी स्टूडेंट ने सुना होगा। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है एग्जाम में कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर आंसर करना। अब बात तो यहाँ पे लद्दाख की है, मैं आपको लद्दाख ले चलता हूँ। ये रहा मैप में लद्दाख, कैपिटल हो गई इसकी लेह और कारगिल। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हमने कहा बीडी मिश्रा है। यहाँ पे अभी तक 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। पश्मीना ऊन को अभी मिला था इसी साल। एक सिबक थॉर्न हो गया, रक्त से खुबानी, ये एक तरह के फ्रूट है। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है। कुछ फेस्टिवल्स देखें यहाँ के, तो लोसर फेस्टिवल हो गया, स्पितुक गस्तर फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया, नोमेडिक फेस्टिवल हो गया, जांस्कर फेस्टिवल हो गया, हेमिस गोम्पा फेस्टिवल हो गया, दोसमोचे फेस्टिवल हो गया। अभी भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख के हैनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में। 5 नए जिले बनेंगे। 5 नए जिलों के नाम जरूर याद रखना। नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये जो अभी हमने प्रश्न पढ़ा ना, जो ये पोलो टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ, ये हमने कहा लद्दाख का जो ये पहला पोलो स्टेडियम है ये इसी द्रास में ही बना है। बाकी भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया था? तो लद्दाख में किया था। एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। भारतीय नौसेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अभी हिम ड्रोन थॉन-2 का आयोजन लद्दाख में ही किया था। और लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है। इसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा गया है। इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया है। अभी लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किसने ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो फॉर्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन और अभी इन्होंने ही ब्राजील ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीत लिया। अगर पूछे ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? रेडबुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड से हैं ये। देखो 2024 में अभी तक जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसेस हुई है उनकी लिस्ट मैंने यहाँ आपके सामने लगा दी है। वीडियो को आराम से पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। पीडीएफ में भी ये शीट आपको मिली जाएगी, ठीक है। तो अभी ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स का याद रखेंगे, मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष
शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उसी के तर्ज पर स्पेशल एजुकेशनल जोन्स यानी कि विशेष शैक्षणिक क्षेत्र बनाने की अभी घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को अभी चुना गया है। वो 6 जिले भी मैं आपको बताऊं तो कौन कौन से हैं? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। तो ये जो स्पेशल एजुकेशनल जोन्स हैं, ये शिक्षा और कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट के एकीकृत केंद्र होंगे। मतलब यहाँ पे छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जाएगी। और ऐसा क्यों कर रहा है उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश ने, आपको याद होगा, अगले 5 सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। तो उसके लिए राज्य के नागरिकों की एजुकेशन यानी कि शिक्षा और उनमें स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का होना बहुत जरूरी है। ये उसकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में या यूं कहूं कि उसके टारगेट को अचीव करने में सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, कैपिटल लखनऊ होती है, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक, पुष्प है पलाश का, फल है आम। और अगर हम बात करें कि देश का तो 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और राज्य का उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ करंट अफेयर्स यहाँ से आपको रिवाइज कराऊं इस साल के। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना यहाँ शुरू हुई। एशिया किंग गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये गोरखपुर में स्थापित हुआ। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ लखनऊ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला गया वाराणसी में। पर्यावरण मंत्री जो है हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिए थे। तो 3 और 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तो फिरोजाबाद को चुना गया था और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में रायबरेली को। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनी थी शंख एयरलाइन। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये बना वाराणसी में। नरेंद्र मोदी ने अभी डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया था वाराणसी के सिगरा में। इसका नाम उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया था। और भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया था। कहाँ पे? झांसी के पास बबिना फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये सब प्रश्न याद रखना उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो आंसर होगा 17.7%। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 आई है। उसके अनुसार टीबी की घटनाओं में वैश्विक औसत गिरावट 8.3% से दोगुनी है। दोगुनी है मतलब कितनी है? 17.7% है। आपको पता है वैसे भारत के टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2025 है। और टीबी ये बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वैसे वर्ल्ड टीबी डे ये 24 मार्च को होता है, जिसकी थीम क्या है इस बार की अगर बात करें? यस वी कैन एंड टीबी। और आपको याद होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का नाम, जिनको भी राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसी साल की ये बात है। बाकी देखो WHO की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे हमने बात की है, तो WHO के बारे में जानते हैं। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में और हेड टेड्रोस अधानोम। और आपको याद होगा अभी WHO ने नेपाल के धुलीखेल नगर पालिका को ये नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था। और WHO ने मी डेविस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। भारत की पहली स्वदेशी एर्बा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR को अभी WHO ने मंजूरी दे दी है। इसको तैयार किया था मेडिटेक जॉन ने, जो कि आंध्र प्रदेश की एक कंपनी है। मंकी पॉक्स के टेस्ट के लिए, उसके जांच के लिए है ये। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बना। भारत ने अभी ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया। ये एक जीवाणु संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आंखों को प्रभावित करता है। कौन सा जीवाणु है ये जरूर याद रखना, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। और अभी WHO से एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, जाइवेक TCV, ये टाइफाइड के लिए है। वैसे हमारा
एनीमिया का जो उन्मूलन का लक्ष्य है वो है 2047, टीबी को ख़त्म करने का 2025 और मलेरिया को ख़त्म करने का 2030 है। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में है ये अल जौफ रेगिस्तान, जहां पर अभी इतनी बर्फबारी हुई कि रेगिस्तान सफ़ेद चादर जैसा नजर आने लगा और इतिहास में पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये काफ़ी चर्चा में है। तो ये प्रश्न स्टैटिक के रूप में हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है, उसी का असर है। आपको याद होगा इसी साल की शुरुआत में हमने पढ़ा था सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी। ये सब क्लाइमेट चेंजेस के ही असर दिख रहे हैं। तो हमें तो सिर्फ ये याद रखना है एग्जाम के लिए कि अल जौफ रेगिस्तान पूछे तो ये है कहाँ पे? अल जौफ रेगिस्तान सऊदी अरब में मिलेगा। इसी तरह से कुछ और रेगिस्तान में आपको बताऊं तो सऊदी अरब से ही दो और हैं। एक तो अल नैफूद है और एक रब अल खाली मरुस्थल है। पेटागोनिया का मरुस्थल ये आपको अर्जेंटीना में मिलेगा। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। टकला मकान मरुस्थल ये आपको चीन में मिलेगा। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना, मरु महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में तो मनाया जाता है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन राजस्थान में भी कहाँ? जोधपुर में या बीकानेर में या बाड़मेर में? सही उत्तर क्या है बताइए आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 83 पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये भी अक्टूबर 2024 में आया। एक्चुअली में साल में 3 बार आता है। इसमें क्या बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट से, पावरफुल पासपोर्ट से ये मतलब हो गया कि उस देश के पासपोर्ट से आप कितने देशों में बिना वीज़ा के एंट्री ले सकते हो। तो अभी इसके अनुसार सबसे टॉप पर है सिंगापुर का पासपोर्ट। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 195 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री आप ले सकते हो। इसमें भारत 83 नंबर पर है। मतलब भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 58 देशों में बिना वीज़ा के आप एंट्री ले सकते हो। सबसे लास्ट में 105वें स्थान पर अफगानिस्तान को रखा है। अच्छा, फिर भी कुछ रैंकिंग्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स पड़ा था, भारत 39 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है, फिर चाइना है। और शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में केरल टॉप पर है। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार गया? भारत। पहले पे चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड है। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश, ये ऊपर देख लिया ना एशिया पावर, तो हाँ वही है, अमेरिका इसमें टॉप पर है, भारत तीसरे पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105 पे है। वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग, जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम, इसमें भारत 150 पे, टॉप पे बरमूडा है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसके अनुसार 2024 इसके अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप पर देश इंडिया है, यूएनडीपी ने जारी किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84 पे है, टॉप पे हांगकांग है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया, कनाडा का है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया, भारत 79 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। और अभी पहली बार जो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स आया था, भारत 176 पे है, टॉप पे लग्जमबर्ग है। तो ये भी कुछ लेटेस्ट मैंने आपको इंडेक्सेस रिवाइज कराए। बाकी ये थी आज की आपके करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। एक बार फिर याद दिला दूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। और बाकी पीडीएफ और क्विज के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया, नाम क्या है? शारदा सिन्हा। अगला है, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर नाम की बुक को किसने लिखा? प्रोफेसर श्रीराम चौलिया ने। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा? 2030। नितिन गडकरी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? पुणे में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 47। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। किस राज्य सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया? दिल्ली। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी? 35। नवंबर में अभी भारतीय नौसेना ने महासागर शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण का आयोजन किया? तीसरा।
और आखिरी प्रश्न पूछा रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया, तो फ्लाइंग फ्ली नाम से। चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा आरसीबी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।